हेलो दोस्तों, आप सभी का हॉरर वाइब्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने कुछ सब्सक्राइबर की भेजी हुई सच्ची भूतिया घटनाएं लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सच्ची हॉरर घटना सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहली घटना मुझे जौनपुर उत्तर प्रदेश से रानी यादव जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको रानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम रानी है और ये घटना मेरी दादी के साथ घटी थी। ये घटना मेरी दादी के साथ उनके गांव में घटी थी। अब मेरी दादी जिंदा नहीं है, कोविड में उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वो अक्सर ये घटना हम सबसे बताया करती थी। ये घटना काफ़ी पुरानी है। ये घटना तब की है जब मेरी दादी की शादी हुई थी। जब मेरी दादी की शादी हुई तो मेरे दादाजी उनको लेके घर छोड़ के दूसरे गांव में चले आए थे, क्योंकि उनके घर के संबंध कुछ खास ठीक नहीं थे। दादा जहां किराए पर रहते थे वो बहुत ही अजीब जगह थी। उस एरिया के बारे में बताऊं तो वो एरिया ज़्यादा विकसित तो नहीं था। जहां पर दादाजी रहते थे उस एरिया में सिर्फ 3 ही घर थे और उसके 1 किलोमीटर दूर ढेर सारे गांव थे। दादाजी का घर थोड़ा कोने में था। जहाँ पर उनका घर था उसी के बाद से जंगल चालू हो जाता था, तो वो एकदम साइड में रहते थे। वो घर दादाजी को किराए के लिए काफ़ी सस्ते में मिल गया था। ये घटना 1980 की है। मेरे दादाजी पुलिस में एक कांस्टेबल थे, तो वो सुबह 8 बजे ही अपने काम के लिए निकल जाते थे। जहाँ पे दादाजी का घर था उसके पीछे 2 घर और थे जिसमें 2 परिवार वाले रहते थे, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, वो अपने में ही रहते थे। मेरे दादी को वो परिवार वाले बहुत ही अजीब लगते थे। उनके घर में बहुत शैतान बच्चे थे जो दिन भर खेल कूद किया करते थे, लेकिन वो कभी नज़र नहीं आते थे, उनकी बस आवाज़ ही आती थी। एक बार अपने ऑफिस के काम के लिए दादाजी दिन की जगह रात में ही चले गए। वो शाम को करीब 7 बजे खाना पैक करके चले गए थे और अगले दिन सुबह 8 बजे आने वाले थे। उन्होंने दादी को ये बोला कि मैं जा रहा हूँ तो सारे दरवाजे बंद कर लेना और कोई भी दिक्कत हो तो बगल में घर है उनसे जाके बात कर लेना। मेरी दादी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगी। उसके बाद दादाजी चले गए और मेरी दादी खाना खा के आराम से सो गई। मेरे दादाजी के पीछे जो 2 घर थे और उसमें जो 2 परिवार वाले रहते थे, शायद वो लोग भी उस रात को घर पे नहीं थे, क्योंकि किसी की भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और लैलटेन की रोशनी भी नहीं जल रही थी। तो मेरी दादी को ये पता चल गया था कि वो लोग कहीं गए हैं। जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी, तो वो लोग ज़्यादातर लालटेन या दिए की रोशनी में ही अपना काम करते थे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और दादी सो रही थी। उसी वक्त दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। वो बहुत ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। दादी नींद में थी तो उनको वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर कुछ देर बाद वो दादी का नाम बुलाने लगा। मेरी दादी का नाम बिंदु है, तो वो दरवाज़ा खटखटाते ही चिल्लाने लगा कि बिंदु दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। दादी थोड़ा डर गई और सोचने लगी कि इतनी रात को आखिर कौन आया है जो उनका नाम बुला रहा है। उनके दिमाग में पहले आया कि वो दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसकी आवाज़ वो नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। फिर दादी को लगा कि शायद उनका कोई वहम है या शायद उन्होंने कोई सपना देखा होगा। ये सच नहीं था। वो दोबारा सो गई। जहाँ पे दादी सो रही थी उसी के पीछे एक खिड़की थी। वो खिड़की अचानक से अपने आप खुल गई। उस खिड़की के आगे एक ग्लास रखा हुआ था। वो खिड़की खुलने की वजह से ग्लास नीचे गिरा और उस ग्लास की आवाज़ से दादी की नींद फिर से खुल गई। अब वो डरने लगी थी। उनको ये लगा कि जो आदमी अभी पहले आया था वो दोबारा खिड़की से आने की कोशिश कर रहा है। दादी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पे फिर से किसी की खटखटाहट हुई। इस बार एक औरत थी। उसने दोबारा बोला कि बिंदु दरवाज़ा खोलो। उस औरत की आवाज़ बहुत ही पतली थी। वो किसी आम औरत की आवाज़ लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़ बना के बोल रहा हो या सच में उसकी आवाज़ वैसी ही हो। दादी हिम्मत करके उस दरवाजे के पास गई और वहाँ पर खड़े होकर पूछा कि कौन हो, क्या चाहिए। उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद दरवाजे पर बने एक छोटे से छेद से दादी ने आंख लगा के दूसरी तरफ देखा।
दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। दादी को ये तो ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई चोर या डाकू नहीं था, वरना उसको दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो दरवाज़ा काफ़ी पुराना और ख़राब था। वो जो भी था वो कमरे के अंदर अपने आप तो नहीं आ सकता था। दादी को ये पता चल गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं, कोई काली शक्ति है। मेरी दादी जहाँ पर रहती थी वो बस एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में भगवान की फ़ोटोज़ भी थी और मेरी दादी भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। शायद इसीलिए वो काली शक्ति उस दरवाजे के अंदर नहीं आ पाई। किसी तरह रात बीती और सुबह दादाजी आ गए। दादी ने फिर दादाजी को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। दादाजी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आई। उनको लगा कि पीछे रहने वाले बच्चों ने ये शैतानी रात में की है, तो वो पीछे वाले घर में गए और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक खटखटाने के बाद उस घर में से कोई भी नहीं निकला। दादाजी रात के थके हुए आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं आराम करता हूँ, इन लोगों से मैं शाम को बात कर लूँगा। शाम हुई और काफ़ी अंधेरा हो गया। इस बार दादाजी रात में नहीं गए। उनको लगा कि अगर ये बच्चे आएंगे तो मैं इनको पकड़ के डांट लगाऊंगा। दादा और दादी खाना खा के सो गए। रात में करीब 1 बजे फिर से दरवाजे पे खटखटाहट हुई। इस बार एक छोटे बच्चे की आवाज़ थी। वो भी यही बोल रहा था कि बिंदु दरवाज़ा खोलो। मेरे दादा दादी दोनों की आंख खुल गई और उन्होंने ये आवाज़ भी सुनी। दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उनके पास एक पुलिस वाला डंडा था। वो उस डंडे को उठा के दरवाजे की तरफ बढ़े। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, वो आवाज़ फिर से आई कि बिंदु दरवाज़ा खोलो। लेकिन इस बार वो आवाज़ मेरे दादाजी की ही थी। दादाजी ने जैसी ये आवाज़ सुनी, वो और दादी दोनों हैरान हो गए कि ये उनकी आवाज़ निकाल के आखिर कौन बोल रहा है, क्योंकि दादाजी तो घर के अंदर ही थे। दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादी डर रही थी। वो दादाजी को रोक रही थी कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन दादाजी ने आखिरकार गुस्से में दरवाज़ा खोल ही दिया। दरवाज़ा खोलते वक्त वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे और गालियाँ भी दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें सामने भागते हुए एक बच्चा दिखा। वो समझ गए कि ये उन बच्चों की हरकत है। वो भी उसी बच्चे के पीछे उतनी ही तेज़ी से भागे। वो बच्चा उसके बाद भागते हुए जंगल की तरफ गया। दादाजी भी उसके पीछे भागे। भागते भागते एक झील थी। वो बच्चा उसी झील में कूदा और गायब हो गया। दादाजी ने ये साफ साफ देखा, लेकिन उनको अभी भी लग रहा था कि वो कोई बच्चा है। वापस आके दादाजी ने दादी को ये सारी बातें बताई कि वो झील में कूद के गायब हो गया। लेकिन मेरी दादी ये मानती थी कि वो कोई ज़िंदा बच्चा नहीं था। दादाजी ने दादी को बोला कि तुम डरो मत, अगर वो अगली बार आएगा तो मैं उसे पकड़ लूँगा। खैर उसके बाद से तो ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन मेरी दादी हमेशा मानती थी कि वो किसी बच्चे की रूह या कोई आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब जो मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, ये घटना मेरे सब्सक्राइबर हरजोत जी ने जम्मू कश्मीर से भेजी है। ये घटना उनके चाचा जी के साथ घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको हरजोत जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम हरजोत है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी है। काफ़ी पुरानी घटना है ये, करीब 30 या 40 साल पुरानी घटना। इस घटना के बारे में मेरे चाचा जी ने मुझको बताया था, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे चाचा जी भी जम्मू और कश्मीर के ही रहने वाले हैं। जैसे मंदिरों में पंडित जी होते हैं, ठीक उसी तरह से ही मेरे चाचा जी गुरुद्वारा साहिब में एक ग्रंथी हैं। एक बार उनको सिटी एरिया के गुरुद्वारा साहिब में रात में 2 बजे किसी काम से जाना पड़ा। शायद उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। मेरे चाचा जी बहुत सीधे और बहुत भोले इंसान हैं। उनके पास एक साइकिल थी, वो उसी साइकिल से ही चला करते थे। उनका स्वभाव हमेशा से ही बहुत अच्छा था। वो जहाँ पर रहते थे वो गांव सिटी एरिया से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो वो करीब रात के 1 बजे अपनी साइकिल से गुरुद्वारा जाने के लिए सिटी एरिया की तरफ निकल गए। वो रात काफ़ी अंधेरी थी और उनको लेट भी हो रहा था, इसलिए वो जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से साइकिल चला के जा रहे थे। वो इतनी हड़बड़ी में थे कि उनको रास्ते का पता ही नहीं चला। उन्होंने गलती से एक दूसरा रास्ता ले लिया। उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाना चाह रहे थे उस रास्ते पर भी काफ़ी अंधेरा था, और वो गलती से जिस रास्ते पर चले गए थे वो भी काफ़ी सुनसान और खामोश रास्ता था। लेकिन वो जिस रास्ते पे गए थे वो रास्ता एक कब्रिस्तान से होते हुए जाता था।
और ये बात उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद उन्होंने देखा रात के 1:30 के करीब अकेले रोड पर चली जा रही थी। उसने जैसे ही चाचा जी को देखा तो रोकने के लिए हाथ दिया। मेरे चाचा जी भोले इंसान थे, वो रुक भी गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसने चाचा जी को ये बताया कि मुझे भी शहर की तरफ जाना है, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि तुम मेरी साइकिल पे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो साइकिल पे बैठ गई और मेरे चाचा जी साइकिल चलाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद साइकिल बहुत अजीब से चलने लगी। वो थोड़ी भारी हो गई थी और चाचा जी को काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही थी साइकिल चलाने के लिए। कुछ ही देर में वो साइकिल और भारी होती गई और फिर एक जगह जाके एकदम रुक ही गई, क्योंकि चाचा जी के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी उसको खींचने की। वो रुक के थोड़ा हाँफने लगे, लेकिन पीछे बैठी हुई वो लड़की एक शब्द भी नहीं बोली। मेरे चाचा जी जैसे ही पीछे उसको देखने के लिए मुड़े, उसका चेहरा बहुत अजीब सा और भयानक हो चुका था। मेरे चाचा जी काफ़ी डर गए थे और वो वहीं पर ही जम गए थे। वो शायद कोई डायन थी और चाचा जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। वो अपने मन में ही मंत्र बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना डर गए थे कि वो बार बार मंत्र भूल ही जा रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके पास एक कृपान थी, वो उस कृपान को निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृपान से ग्रंथियों के पास एक चाकू होता है। आप इस समय स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की और धीरे धीरे वो अपने हाथों को कृपान के पास लेके चले गए और कृपान को बाहर निकाल दिया। जैसे ही उस डायन ने उस कृपान को देखा, वो पीछे हट गई और चिल्ला के बोलने लगी कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा है आज तक, लेकिन तुमको छोड़ दे रही हूँ। चाचा जी ने उसकी ये सारी बातें सुनी और वो धीरे धीरे गायब हो गई। किसी तरह चाचा जी वापस घर चले आए और उन्होंने घर पे आके अपनी साथ घटी इस घटना को सबको बताया। उसके बाद से करीब 12 या 13 दिन तक चाचा जी बहुत बीमार रहे और फिर वो ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना और अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको राहुल जी ने भेजी है। ये घटना सुनने में काफ़ी अजीब है। मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सच माने या झूठ। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे गांव में ये घटना घटी है, मुझे इन सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से विश्वास हो चुका है। मेरे गांव के पास एक स्टेशन है और उस स्टेशन से थोड़ा सा दूर एक पुल बन रहा था। वो पुल अब आधा अधूरा है, पूरा नहीं बना, इसलिए क्योंकि उस पुल के पास कोई भी नहीं जाता है। सबको उस पुल के पास से करीब रात में 11 से 1 बजे के बीच एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। वो लड़की हमेशा अपनी मदद के लिए किसी न किसी को बुलाया करती है। ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन ये ऐसी है कि अगर उसकी आवाज़ सुन के कोई उसकी मदद करने के लिए चला जाता है तो वो उसको कुछ भी नहीं करती है, लेकिन अगर कोई भी इंसान उस आवाज़ को सुन ले और उसके बाद उसकी मदद करने के लिए ना जाए तो वो मर जाता है। ये घटना सुनने में थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन एकदम सच्ची घटना है। एक बार की बात है, मेरे गांव में 2 लड़के थे। वो दोनों दोस्त थे। वो लोग स्टेशन के पास करीब रात के 10 या 11 बजे सिगरेट पीने गए। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो लोग गांव की तरफ आने लगे। उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, तो वो लोग उसी रास्ते से गांव की तरफ आ रहे थे। तब वो पुल का काम चल रहा था। गांव की तरफ आने के वक्त उनको फिर से उसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुन के पीछे बैठे हुए उस लड़के ने अपने दोस्त से बोला कि शायद किसी को हमारी मदद चाहिए, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गाड़ी पे बैठा हुआ लड़का उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। उस लड़के ने बोला कि तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। फिर वो लड़का देखने गया। वो लड़का जैसे ही उस पुल के पास पहुँचा तो उसने देखा कि पुल से लग के एक झाड़ी है और उस झाड़ी के पास एक लड़की बैठ के रो रही है। उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या हो गया? वो लड़की अचानक से रोना बंद कर दी और उसने जैसे ही अपना सर उठाया, उसका पूरा मुंह कटा हुआ था। वो लड़का देख के एकदम डर गया और वो लड़की उससे बोली कि तुम मेरी मदद करने आए हो। उस लड़के ने घबराते हुए बोला, हाँ,
और उस लड़की ने बोला कि घबराओ मत, मैं तुमको कुछ भी नहीं करूँगी। और वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। वो लड़का कांपते हुए अपने दोस्त के पास गया और वो जैसे ही अपने दोस्त के पास पहुँचा, उसका दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसने अपने दोस्त को जैसे ही घुमा के देखा, उसके पेट से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया हो या फिर किसी ने उसका पेट फाड़ दिया हो। जैसे ही उस लड़के ने अपने दोस्त को मरी हुई हालत में देखा, वो घबरा गया। धीरे धीरे ये घटना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था उस लड़के की बात पे, लेकिन सब कोई घबरा चुके थे। लेकिन हमारे गांव के सरपंच इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये सब बनाई हुई कहानियां हैं। उन्होंने जब ये सारी चीज़ें पता लगवाई तो पता चला कि जब पुल बन रहा था तो वहाँ पर कई मजदूर और लेबर काम करते थे। थक जाने के बाद उन्होंने रात में वहीं पर ही अपना छोटा सा तंबू बनाया हुआ था। वो सारे लेबर उसी तंबू में रहते थे, खाते पीते और नशा करते थे। काफ़ी आवारा किस्म के थे वो। एक बार रात में करीब 11 बजे उस स्टेशन पे एक ट्रेन आई और उसमें से एक लड़की अकेले अपना सामान लेके उतरी। वो उस स्टेशन से उतर के अपने घर की तरफ ही जा रही थी। उसके घर का रास्ता उसी बनते हुए पुल की तरफ से ही जाता था। नशे में आए हुए लेबरों ने उसको खूब छेड़ा और उसको पकड़ लिया। काफ़ी चीख रही थी वो और गुस्से में आके एक लेबर ने उसके पेट में चाकू मार दिया और वो वहीं पे मर गई। फिर वो सारे लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने वहीं पर ही उसको काट के उस पुल के बनते हुए सीमेंट से ही उसको उसी पुल के नीचे दफना दिया। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वो लड़की जब घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वालों ने नज़दीकी थाने में FIR कराई। ये सारी बातें सरपंच को एक पुलिस वाले ने बताई। अब ये बात कितनी सच या कितनी झूठ है ये मुझको नहीं पता। हमारे गांव के सरपंच इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी लेके रात के करीब 1 बजे देखने गए। उनको फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की बचाओ बचाओ बोल के मदद के लिए बुला रही थी। सरपंच ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वो डर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी दोबारा वापस मोड़ ली। और अगले दिन सरपंच भी मरे पड़े मिले। वो आवाज़ आज भी आती है और उस पुल का काम बंद हो चुका है। उस पुल को जाने वाला एक रास्ता है जिसको बंद कर दिया गया है और उसके पहले से एक नया रास्ता बना दिया गया है। लोग अब वहाँ से ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी तीसरी घटना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये सच है या झूठ, मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ। अब मैं आपको चौथी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना भी मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई है। ये घटना मुझे शिवम सिंह जी ने लखनऊ से भेजी है। ये घटना शिवम जी ने मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजी थी, लेकिन ऑडियो क्लियर ना होने की वजह से मैं आपको इस घटना को अपनी आवाज़ में बताऊंगा। अगर आपको शिवम जी के आवाज़ में इस घटना को सुनना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ऑडियो दे दूँगा। अब आगे की घटना मैं आपको शिवम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम शिवम है और मैं काकोरी लखनऊ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ घटी थी। ये घटना करीब 2009 की है, जब लखनऊ में अफवाह फैली थी कि लखनऊ में कोई चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही है, जो औरतों की चोटी काट लेती थी और उसके कुछ दिनों बाद जिस औरत की उसने चोटी काटी है उसकी मौत हो जाती थी। सच बोलूँ तो ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसी आती थी, लेकिन ये अफवाह काकोरी में बहुत ही भयानक तरीके से फैली हुई थी। जिन लोगों के पास घर नहीं था, जो लोग बाहर सोते थे, वो लोग भी अपने सर पे कपड़ा बांध के सोते थे। मैंने तो कुछ लोगों को हेलमेट लगा के सोते हुए भी देखा था। ये अफवाह ऐसी थी कि वो लोग बताते थे कि वो चुड़ैल अपना रूप भी बदल सकती थी। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। एक बार रात में हमारा पूरा परिवार सो रहा था। हमारे परिवार में करीब 5 लोग हैं और हमारे यहाँ एक कुत्ता भी पला हुआ था। काफ़ी शांत स्वभाव का कुत्ता था वो। हम सब रात में सो रहे थे तो हमारा कुत्ता जग गया और वो जग के एक टेबल के नीचे देखने लगा। काफ़ी घूर रहा था वो। हम सब उस टेबल के नीचे चप्पल और जूते रखा करते थे। वो वहीं पर खड़ा होके नीचे की तरफ देख रहा था, जैसे कि कोई अंदर घुस गया हो। मैं उसको देख रहा था, लेकिन मैं हल्की फुल्की नींद में था। उस टेबल के नीचे एक चप्पल पड़ी हुई थी जो अपने आप हल्की सी हिल गई और वो उसको देख के भौंकने लगा। उसके भौंकते ही मेरी नींद टूट गई।
मैंने उस कुत्ते को शांत करवाया, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रहा था, वो बस भौंके ही जा रहा था। तभी मैंने देखा कि उस टेबल के नीचे से एक सफ़ेद रंग का धुआं निकला और बाहर चला गया। वो धुआं ऐसा था कि जैसे कोई हवा उड़ के गई हो। मैं भागते हुए बाहर गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही बाहर गया, उसके करीब 3 सेकंड बाद छत पे किसी आदमी के कूदने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि कोई 50 से 60 किलो का आदमी छत पे कूदा हो। उस आवाज़ की वजह से मेरा पूरा परिवार जग गया और मैंने जैसे ही ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली थी जो मुझे घूर रही थी। उस बिल्ली की आंखें अंधेरे में एकदम चमक रही थी। वो देख के फिर पीछे वाली दीवार की तरफ कूद के भाग गई। फिर मेरे परिवार वाले ऊपर आ गए और उन्होंने ये चीज़ मुझसे पूछी कि वो आवाज़ किसकी थी। मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई, लेकिन वो लोग मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। मैंने उनको एक एक चीज़ बताई, टेबल के नीचे से निकले धुएं के बारे में और उस आवाज़ के बारे में, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी हुई 4 घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।